नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज एक नए आर्टिकल के साथ आया हूँ और आज का आर्टिकल है डीलिंग विद द बिगर नेबर चाइना। तो चाइना को डील करना, चाइना को कैसे डील करना है, इस बारे में बात की गई इस आर्टिकल में। और इसकी शुरुआत की जा रही है कि जो रसिया के साथ टाई है चाइना का, उसके ठीक अपोजिट जो इंडिया के साथ चाइना के रिलेशन है वो जस्ट अपोजिट है। और इसमें लड़ाई का ही प्रेम है, यानी उन दोनों के बीच में एक ऐसा रिलेशन है जिसमें लड़ाई के बाद चीज़ें नॉर्मल होती हैं और ऐसा महसूस हो रहा है। आवर टू कंट्रीज हैव ए बेसिक मिस रीडिंग ऑफ ईच अदर प्रायोरिटीज़। तो ये जो हमारी दो कंट्री है इनके बीच में बहुत बड़ी एक मिस रीडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो प्रायोरिटीज़ को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग है, दोनों एक दूसरे के प्रायोरिटीज़ को ठीक से नहीं समझ रही हैं। ये चीज़ें चाइनीज़ का एक एक्सपर्ट था जिनका अप्रोच इंडिया के बारे में बहुत ही हार्ड लाइन माना जाता है, एक टफ अप्रोच के साथ जो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था 2014 बीजिंग में, ये बातें राइटर बोल रही हैं कि जब मैं 2014 में बीजिंग में थी तो उस समय चाइनीज़ का एक स्पीकर था, उसने मुझसे ये कहा था कि दो कंट्री की प्रायोरिटीज़ बिल्कुल वो एक दूसरे की प्रायोरिटी को मिस रीडिंग करती हैं, वो एक दूसरे की प्रायोरिटीज़ को ठीक से नहीं समझती हैं। Especially the usual broadside about the India, China sovereignty in Tibet followed। तो जो ब्रॉड साइड है इंडिया के बारे में, वो उसके चाइना की जो महत्व है उसके कम करता है, स्पेशली जब वो तिब्बत को देखता है। तो तिब्बत को लेके जब चाइना तिब्बत पे कंट्रोल की बात करता है तो यूजुअली जो इंडिया का जो ब्रॉड साइड है उसका महत्व थोड़ा घट जाता है। और उन्होंने उस समय कहा था इनसे, राइटर से, कि कैसे इंडिया सपोर्ट कर सकता है मैकमोहन लाइन को, जबकि तिब्बत के पास अपना खुद का अधिकार नहीं है। तिब्बत के पास अपना खुद का अधिकार नहीं है तो कैसे तिब्बत के साथ इंडिया एग्रीमेंट करके मैकमोहन लाइन को एक सपोर्ट कर सकता है और बोल सकता है कि मैकमोहन लाइन है। ऐसा वो नहीं कर सकता, क्योंकि तिब्बत के पास अपना कोई अधिकार नहीं है। तो तिब्बत कैसे एग्रीमेंट कर सकता है इंडिया के साथ। चाइना ही कंटिन्यूड हैड प्रैक्टिस रिस्ट्रेन। चाइना ने उन्होंने इस तरह से कंटिन्यू किया अपनी बातों को और बोला कि चाइना एक रिस्ट्रेन की प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख सकता है, एक तनाव बना के रख सकता है बॉर्डर पे। और एक धमकी थी, एक धमकी के तौर पे चीज़ें बोली गई उनके द्वारा, और बोला गया कि जो ईस्टर्न सेक्टर है जहाँ पे मैकमोहन लाइन कवर करती है जो कि इंडिया के साथ बाउंड्री है, वहाँ पर हमेशा चाइना चाहे तो एक तनाव की स्थिति पैदा कर सकता है। और and as he foreshadowing the event in Galwan in the summer of 2020, he said that in the western sector of the boundary, China was practicing a forward policy because there are so many gray areas। तो ये चीज़ें दिखी जब गलवान का इंसिडेंट हुआ था, तो गलवान के इंसिडेंट में भी ये चीज़ें दिखी। वहाँ पे गलवान का इंसिडेंट 2020 में हुआ था, वहाँ पे ये चीज़ें साफ साफ देखी गई जो उन्होंने बोला था कि चाइना एक तनाव की स्थिति बना के रख सकता है बॉर्डर एरिया पे, और वही चीज़ें हुई गलवान में, एक तनाव की स्थिति बना के रखा गया चाइना के द्वारा। और जो वेस्टर्न सेक्टर की बाउंड्री है चाइना के साथ, वहाँ पे भी चाइना एक नई पॉलिसी के साथ आगे बढ़ता है, और वो पॉलिसी है फॉरवर्ड पॉलिसी। तो फॉरवर्ड पॉलिसी के साथ आगे बढ़ता है क्योंकि वहाँ पे अभी भी उसको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ऐसी दिखती है, बहुत सारे ऐसे ग्रे एरियाज़ दिखते हैं जहाँ पे उसे लगता है कि यहाँ पे अपनी पकड़ बना सकता है, या यहाँ पे वो कुछ और ज़्यादा कर सकता है। इस वजह से उसने इस तरह की एक फॉरवर्ड पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर इंडिया इस तरह की चीज़ें लॉन्च करता है, एक न्यू एडिशन ऑफ द फॉरवर्ड पॉलिसी इन दिस सेक्टर अगर वो लॉन्च करता है, तो प्रॉब्लम वुड बी रीअपियर, तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। तो उसने साथ साथ इंडिया को धमकी दी कि अगर इंडिया इस तरह की चीज़ें करता है तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। एक अनहोनी ये क्या है, द कन्वर्सेशन वॉज ए ग्रीम unattractive reminder of the underlying problem in the India-China relation, even as their leaders practiced रूरल इनफॉर्मल सेटिंग। तो ये प्रॉब्लम जो कि प्रॉब्लम बोली गई है इंडिया चाइना के रिलेशन में, वो चीज़ें अनअट्रैक्टिव है, वो चीज़ें उतना अट्रैक्ट नहीं करती लोगों को, उस पर लोगों का उतना ध्यान नहीं जाता। जो कन्वर्सेशन में चीज़ें निकल के सामने आई कि चाइना एक फॉरवर्ड पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वो चीज़ें दोनों के बीच में चल रही है इंटरनली, जबकि उनके जो लीडर्स हैं वो इनफॉर्मल समिट करते हैं, बीच बीच में एक दूसरे से मिलते रहते हैं और बिना कंडीशनल मिलते रहते हैं, उसके बावजूद भी ये चीज़ें चल रही हैं।
To the outside world, the two countries held their relation as an example of how, despite an unresolved boundary questions, ये जो दो कंट्री हैं इनके रिलेशन एक एग्जाम्पल की तरह दिखते हैं कि कैसे इनके जो बाउंड्री क्वेश्चंस हैं वो अनरिजॉल्व हैं, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुए. दे हैड नॉट अलाउड दिस डिफरेंसेस टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ रिलेशन इन अदर एरियाज. इन्होंने अलाउड नहीं किया इन डिफरेंसेस को कि रोक सके दूसरे एरिया में इनके रिलेशंस को. इनके रिलेशन जो दूसरे एरिया में वो बने रहे, उसमें ट्रेड और इकोनॉमिक माना जाता है. और इसी को आधार मान के चला जा रहा था अभी तक कि इंडिया और चाइना के बीच में जो चीज़ें बहुत अच्छे हुए हैं कि बाउंड्री डिस्प्यूट्स होते हुए भी इनके ट्रेड और इकोनॉमिक पीस का कोई असर नहीं पड़ा और ये कंटिन्यू आके बढ़ रहा है. एज वेल एज पीपल टू पीपल इंटरेक्शन इन वेरियस स्पेयर्स, और उसके साथ साथ जो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन है वो भी कंटिन्यू बढ़ता गया. Peace and tranquility in border areas had also been maintained for a 4 decade. लगभग 4 दशक से पीस और ट्रैंक्विलिटी एक शांति और सद्भावना का माहौल बना रहा है बॉर्डर एरिया पे, जबकि वहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट्स कंटिन्यू कॉमन था. बॉर्डर डिस्प्यूट्स में कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी दोनों देशों के बीच में पीस और सद्भावना का जो माहौल है वो ऑलरेडी बॉर्डर एरिया पे बना रहा है. बट द अनरेवलिंग हैड बिगन, लेकिन एक असामान्य स्थिति पैदा हो गई जब दोनों नेशनलिज्म एक साथ एक ऐसे माहौल में एक दूसरे के साथ भिड़ गए जो कि उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर गया. और चाइना ने क्या किया कि अचानक एक नया ग्लोबल पावर जो कि वो बनना चाहता है और एक नई पोजीशन में अपने आप को ला रहा है, इस वजह से उसने एक नई तरह की चीज़ें पैदा कर दी जिसकी वजह से दोनों देशों के रिलेशन में थोड़ी सी खटास आ गई. और ये बोला जा रहा है कि द गल्फ बिटवीन इंडिया एंड चाइना वाज ग्रोइंग. दोनों के बीच में जो खाड़ी थी वो बढ़ गई, और ये इसलिए बढ़ गई क्योंकि एक ग्लोबल पावर, न्यू ग्लोबल पावर के रूप में चाइना अपने आप को उभार रहा था. चाइना को ऐसा लग रहा था क्योंकि नया ग्लोबल पावर बन रहा और एक नई उसकी पोजीशन बनती जा रही है. इस वजह से दोनों के बीच में एक अजीब सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और एक दूसरे को पीछे छोड़ने की खोड़ सी लग गई, जिस वजह से दोनों देशों के बीच के रिलेशन बहुत तेज़ी से बिगड़े. Come 2020, Galwan signaled the collapse of the order of the bilateral relations built on this weak foundation over the 3 decades. 3 दशक से जो उनके रिलेशन की एक नींव थी वो लगभग कुछ दिनों में ही कोलैप्स हो गई, कुछ दिनों में ख़त्म हो गई जब गलवान का इंसिडेंस हुआ 2020 में. Measure to the strengthen peace and tranquility and confidence building in the border areas had obviously been reduced, absolute and inadequate, as armed confrontation replaced a formally structured so-called peaceful coexistence. तो जो उनकी स्ट्रेंथ थी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग था बॉर्डर एरिया में वो सब ख़त्म हो गया, वो सब पूरी तरह से समाप्त हो गया और उनके बीच में एक इनसफिशिएंट आर्म कन्फ्रंटेशन रिप्लेस कर गई इन चीज़ों को. और जो इनका स्ट्रक्चर था जिसको पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बोल रहे थे इतने दिनों से, जो शांति का माहौल था वो कुछ ही समय में बिगड़ गया और पूरी तरह से ख़त्म हो गया जैसे गलवान का इंसिडेंस हुआ. पीस एग्रीमेंट ओवर टाइम. द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस. ये जो बर्बादी की तरफ एक रास्ता उन लोगों के द्वारा बनाया गया वो बहुत अच्छे से बना और चीज़ें बहुत तेज़ी से बिगड़ी. जो कि 3 दशक से चीज़ें एक सामान्य चल रही थी वो 1 मिनट में ख़त्म होती हुई दिखी जैसे गलवान का इंसिडेंस हुआ. 1993 में क्या हुआ था कि इंडिया और चाइना ने एक नंबर ऑफ एग्रीमेंट किए थे, बहुत सारे एग्रीमेंट किए थे जिसमें पीस और ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने की बात की गई थी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट की बात की गई थी बॉर्डर एरिया में. ये जो एग्रीमेंट थे वो स्टार्टिंग हो रहे हैं 1993 से. पहला एग्रीमेंट क्या था कि एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज. पहला एग्रीमेंट क्या था, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करनी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इंडिया चाइना बॉर्डर को पे ये चीज़ें मेंटेन करनी है. एक एग्रीमेंट इसमें हुआ था. उसके बाद एक द एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया और चाइना. एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट की बात की गई थी मिलिट्री फील्ड along the line of actual control in the India China border areas 1996 में. एक एग्रीमेंट यहाँ 1996 में हुआ था. यहाँ पे भी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात की गई थी इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है. Protocol between the government and the Republic of India and the government of Republic of China on modalities for the implementation of confidence building measure in the military field along the line of actual control
इंडिया चाइना बॉर्डर 2005 में फिर से एग्रीमेंट किया गया। यहाँ पे भी यही बातें बोलेगी कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना है और एक मॉडल तैयार करना है जिसमें चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं। ये सब चीज़ें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे की गई थी मिलिट्री फील्ड के द्वारा। ये 2005 में हुआ था। उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच में। ये इस्टेब्लिश करना था वर्किंग मैकेनिज्म फॉर द कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स 2012 में फिर से इस तरह का एग्रीमेंट किया गया। इसमें भी यही चीज़ें बोलेगी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना है बॉर्डर एरिया पे। फिर एक एग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन 2013। ये 2013 में इस तरह का एग्रीमेंट फिर हुआ था। सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ दीज एग्रीमेंट्स वेयर, इसके कुछ की फीचर्स हैं जो एग्रीमेंट हुए थे। वो क्या थे? द बाउंड्री क्वेश्चन वुड बी रिजॉल्व पीसफुली, कि जो बाउंड्री क्वेश्चन है उसको हम शांति से सॉल्व करेंगे। नाइदर साइड वुड यूज और थ्रेटन टू यूज फोर्स अगेंस्ट अदर बाई एनी मीन्स। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी भय का माहौल पैदा नहीं करेंगे फोर्स की वजह से, यानी वो फोर्स यूज़ नहीं करेंगे एक दूसरे के खिलाफ। टू साइड्स वुड रिस्पेक्ट एंड ऑब्जर्व द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की दोनों रिस्पेक्ट करेंगे और उसे ऑब्जर्व करेंगे और उसे मानेंगे। दे वुड जॉइंटली चेक एंड डिटरमाइन द पार्ट ऑफ द LAC वेयर दे हैड डिफरेंट व्यूज to its alignment and further speed of clarification and confirmations of the line since a common understanding of the line was necessary। तो दोनों देश अपने अपने हिस्से की LAC को चेक करते रहेंगे, वहाँ पे जाएंगे और उसकी पेट्रोलिंग वहाँ पे करते रहेंगे। और अगर उन दोनों के बीच में किसी भी तरह की कन्फ्रंटेशन पैदा होती है तो उसे क्लैरिफाई किया जाएगा, कंफर्म किया जाएगा और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के द्वारा इसे सॉल्व किया जाएगा। इस तरह का एग्रीमेंट निकल के सामने आया। दैट मिलिट्री फोर्सेस, स्पेशली उसमें बोला गया है कि एनी फील्ड आर्मी, बॉर्डर डिफेंस फोर्सेस, पैरामिलिट्री एंड मेजर कैटेगरीज ऑफ द आर्मामेंट्स इन मैनुअली एग्रीड जियोग्राफिकल जोन along the LAC would be kept to be minimum level compatible with friendly and good neighbor relations and the requirement of mutual and equal security। तो मिलिट्री फोर्सेस एक दूसरे के रिक्वायरमेंट को समझेंगी म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी के बेसिस पे, और एक गुड नेबर का जो रिलेशन होता है उसे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखेंगे बॉर्डर एरिया पे। मिलिट्री एक्सरसाइज अगर अंडरटेक की जा रही है स्पेसिफिक लेवल पे तो प्रायर नोटिफिकेशन देना होगा, और ये अगर इस तरह की एक्सरसाइज LAC के आसपास होती है तो उन्हें प्रायर नोटिफिकेशन देना होगा, एक दूसरे को बताना होगा कि हम इस तरह की एक्सरसाइज करने वाले हैं। प्रायर नोटिस वुड बी गिवन रिगार्डिंग फ्लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट। अगर फ्लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट जो हमारी लड़ाई वाले जहाज़ें हैं अगर वो उड़ती हैं लगभग विदिन 10 किलोमीटर्स फ्रॉम द LAC तो हमें प्रायर नोटिस देना होगा, बताना होगा कि हमारी एक जहाज़ है जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पे उड़ने वाला है, तो इससे दूसरे देश को पता रहे कि उसकी एयरक्राफ्ट आ रही है ताकि वो निश्चिंत रहे। A border personnel of the two sides came face to face due to differences in alignment of the LAC. They would exercise self-restraint and avoid escalation of the situation। अगर हमारे दोनों देश की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आ गई बॉर्डर पे किसी कारण बस पेट्रोलिंग करते हुए तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगी, सिचुएशन को टेंस नहीं होने देंगी, इसे अवॉइड करेंगी और उस सिचुएशन से शांतिपूर्ण निपटने की कोशिश करेंगी। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एंड द बॉर्डर पर्सनल मीटिंग इन केस ऑफ कंटिजेंसीज वेयर स्टिपुलेटेड। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन और जो बॉर्डर पर्सनल है वो एक दूसरे से मिलेंगे अगर उनके बीच में किसी भी तरह का इंसिडेंस हो जाता है तो उसे सॉर्ट आउट करने के लिए और उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। वहीं पे चाइना रसिया के बीच में जो थ्रेड था ये क्या है? द चाइना रसिया थ्रेड, इन दोनों के बीच का थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हुआ कि द इंस्पिरेशन ऑफ द फर्स्ट टू ऑफ दीज एग्रीमेंट्स सिंस साइन 1993 and 1996 came from the example set by the first, the Soviet Union and the Russia in concluding such understanding on the CBM with China। वहीं पे चाइना जो रसिया का रिलेशन है उसमें क्या हुआ कि सोवियत यूनियन बाद में जो चाइना रसिया बना वो उसने एक इस तरह की एग्रीमेंट दिखाया, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग दिखाई CBM की चाइना के साथ। ये 1993 और 1996 में हुई दोनों के बीच में। एज द स्पेशलिस्ट जुंडोंग योन हैज़ नोटेड, उन्होंने इस तरह का नोट किया और बोला कि at the heart of the nationalism of the Russia-China relations was resolution of the border disputes between the two and the development of CBM in the border regions।
रसिया चाइना के बीच में जो रिलेशन है उसको एक एग्जांपल के तौर पे देखता है कि कैसे उन्होंने अपना बॉर्डर डिस्प्यूट एक दूसरे के साथ सॉल्व किया, और ये सब किसके बेसिस पे किया, डेवलपमेंट ऑफ सीबीएम के बेसिस पे, और उन्होंने बॉर्डर के डिस्प्यूट्स अपने रिजॉल्व कर लिए। उनका जो मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशंस था ए डिफाइनिंग फ्यूचर इन दियर रिलेशंस फ्रॉम द 1960s, द ब्लडी इंसिडेंट्स ऑफ 1969 ऑन द डेमेंस्की आइसलैंड में बी रिकॉल्ड वाज रिमूव्ड। तो उनका जो एक खूनी संघर्ष हो सकता था 1969 में जो डेमेंस्की आइसलैंड को लेके था, उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, और ये सब बॉर्डर डिस्प्यूट्स उन्होंने सुलझा लिए 1960s में। और ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने इस तरह के रिलेशन डेवलप किए। तो इस तरह के मल्टी कन्फ्रंटेशन से वो अपने आप को बचा लिए। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ इक्वलिटी एंड ट्रस्ट ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द 21st सेंचुरी वाज डेवलप्ड। 21वीं सदी में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप की गई चाइना और रसिया के द्वारा, और ये एक ट्रस्ट बिल्डिंग की वजह से ये चीज़ें बन पाई। आफ्टर द कमिंग ऑफ द पावर ऑफ मिखाइल गोरबाचेव, ये सोवियत यूनियन ने एग्री किया कि वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग चाइनीज़ डिमांड, चाइना के एक बहुत पहले से जो डिमांड की जा रही थी उसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और उन्होंने जो मीडियन लाइन है नेविगेशनल चैनल का, ये अमूर और उसूरी रिवर पे था, ये जो बाउंड्री था उसे उन्होंने मान लिया। ये माना कि ये बाउंड्री रहेगी दोनों देशों के बीच में। ये चाइना की बहुत पुरानी डिमांड थी जिसको उन्होंने मान लिया जैसे वो पावर में आए। एक बहुत बड़ी छूट दी गई थी रसिया के द्वारा चाइना को, और ये बिल्कुल अपोजिट थी, ये बिल्कुल अपोजिट थी जिस तरह की छूट उसको दी गई थी चाइना को रसिया के द्वारा। एक कन्वेंशनल व्यू जो था उसके जस्ट अपोजिट थी, और उसमें जो बड़ी कंट्री है वो सरेंडर यूजुअली नहीं करती है, वो सरेंडर से बचती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा किया गया था। तो पड़ोसियों के बीच में जो एक सोच होती है कि जो बड़ी कंट्री है वो कभी भी अपनी ज़मीन नहीं खोती, वो कभी भी सरेंडर नहीं करती, लेकिन रसिया ने ऐसा किया। रसिया अपने आप को एकदम जस्ट अपोजिट रखा और अब बॉर्डर डिस्प्यूट्स ख़त्म करने के लिए चाइना के सामने सरेंडर करता हुआ दिखा, और उस एग्रीमेंट को माना जो चाइना की डिमांड थी, बहुत पुरानी डिमांड थी कि ये जो अमूर और उसूरी रिवर है इसको बाउंड्री लाइन मान लिया जाए, और रसिया ने ऐसा माना और अपने डिस्प्यूट्स को वहाँ पे ख़त्म कर लिए। आगे चल के जो सोवियत था मूव्स एंड रिड्यूस चाइना सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, जो चाइना की चिंता थी उसको आगे चल के रसिया ने ख़त्म कर दिया, जो पहले सोवियत यूनियन था। उसमें उन्होंने क्या किया कि दिस वर द रिमूवल ऑफ द SS-20 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इंक्लूडिंग फ्रॉम द along the border with the China and agreement to negotiate military CBMs. Moscow also had made unilateral troop reduction. तो उन्होंने जो अपनी मिसाइल लगा रखी थी चाइना बॉर्डर पर उसे उन्होंने वहाँ से हटा लिया, और जो ट्रूप थे उनके जो उस बॉर्डर पे थे उसको बहुत हद तक कम कर दिया। इस तरह से जो चाइनीज़ की टेंशन थी उसको रसिया ने ख़त्म किया। अप्रैल 90 में क्या हुआ कि एक एग्रीमेंट हुआ जो गाइडलाइन था म्यूचुअल रिडक्शन का, फोर्सेस एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग था मिलिट्री फील्ड में एरिया में। सोवियत चाइनीज़ बॉर्डर वाज साइन, तो एक सोवियत चाइनीज़ बॉर्डर का एक एग्रीमेंट साइन किया गया 1990s में। उनके बीच में उससे उनके बीच में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई और मिलिट्री के बीच में, जिससे उस एरिया में स्थिति सामान्य हो सकी। तो ये जो कमिटमेंट था दो गवर्नमेंट के बीच में कि रिडक्शन ऑफ मिलिट्री फोर्सेस टू द लोवेस्ट लेवल सूटेड to normal good neighborly relations and equal basis on mutual securities। तो दोनों ने एक दूसरे के साथ कमिटमेंट किया कि वो एक बेहतर रिलेशन बनाएंगे और मिलिट्री फोर्सेस को कम करेंगे बॉर्डर एरिया पे, ताकि वहाँ पे शांति बनी रहे। ये इक्वल बेसिस पे किया गया, दोनों म्यूचुअली सिक्योरिटी को लेके म्यूचुअली एग्रीड थे और इक्वल बेसिस पे उन्होंने ऐसा किया। ये जो टर्म है म्यूचुअल एंड इक्वल सिक्योरिटी, ये ऑफन यूज़ किया जाता है एनालिस्ट के द्वारा और एक्सपर्ट हैं जो इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में बात करते हैं। 1990s में जो सोवियत चाइनीज़ एग्रीमेंट था जस्ट रेफर टू, इसको रेफ़र करते हैं जब वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं एक दूसरे के बीच में। यहाँ पे हमें सीखते हैं कि रसिया ने अपनी तरफ से चीज़ें की थी और CBM को डिस्कस किया था। ये सब उन्होंने चाइनीज़ के साथ किया था 1990 में, यानी रसिया ने इसमें पहल की थी, रसिया आगे बढ़ा था और CBM को एक्सेप्ट किया था, CBM को प्रपोज करके CBM को आगे लाया। 1991 में क्या किया था, एग्रीमेंट ईस्टर्न सेक्टर में हुआ था। नेशनल बाउंड्री वाज कंक्लूडेड बाय द टू कंट्रीज रिजॉल्विंग 98% ऑफ आउटस्टैंडिंग बाउंड्री इशूज़। 98% की जो बाउंड्री इशूज़ थे उन्होंने 1991 में ख़त्म कर लिया था, और उन्होंने ईस्टर्न सेक्टर का जो नेशनल बाउंड्रीज इशूज़ था उसे पूरी तरह से कंक्लूड कर दिया था। एज दे एग्रीड दैट द जोन ऑफ द मिलिट्री CBM वुड बी
100 किलोमीटर ऑन ईस्ट साइड ऑफ द बॉर्डर। वो एग्री हो गए थे कि जो उनका जोन ऑफ मिलिट्री CBM होगा वो 100 किलोमीटर होगा दोनों साइड बॉर्डर की, जैसे वो मानेंगे। व्हाट मेड इट वर्क, इसमें क्या काम किया था? द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस CBM वॉज द विलिंगनेस ऑफ द बिगर पावर। इसमें जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी कि जो बिगर पावर था उसकी विलिंगनेस थी, उसकी इच्छा थी कि इस तरह की चीज़ें की जाए, इसलिए चीज़ें हो गई। सोवियत यूनियन टू अंडरटेक यूनिलेटरल वन साइडेड कंसेशन दिया था और एक अनइक्वल रिडक्शन किया था मिलिट्री स्ट्रेंथ को, फिर चाइना ने ऐसा किया। यानी सबसे पहले CBM जो रसिया था उसने पहल की थी, वो पहले आगे आया और चीज़ों को माना और अपनी तरफ से चीज़ों को घटाना शुरू किया, फिर बाद में चाइना ने भी ऐसा किया था। तो यानी जो बिगर पावर है उसने इनिशिएट किया था इन चीज़ को लेकर। The collapse of the Soviet Union, far from the hindering delaying the process of normalization, only strengthened it further. रसिया और चाइना कंटिन्यूड थे इम्प्रूव करने के लिए रिलेशन दियर स्ट्रेटजिक मीटिंग में, और उन्होंने इनकरेज किया बाय शेयर्ड सस्पिशंस अबाउट द ओवरवेलमिंग प्रिपोर्डेंस अब द US ग्लोबल पावर एट द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर खत्म होते होते रसिया चाइना को ऐसा लगने लगा कि जो US पावर है वो पूरी तरह से बढ़ रहा है, उसमें बहुत जरूरी है कि हमें अपने रिलेशन एक दूसरे के साथ सामान्य रखने होंगे ताकि हम जो USA की बढ़ती हुई पावर है उससे निपट सकें। इसलिए भी उन्होंने एक दूसरे के साथ इस तरह की सहमति की और आगे बढ़े। The success of this alignment arrangement post 1989 and the Deng Xiaoping and Gorbachev summit held। इस तरह की एक समिट की गई बैकड्रॉप में और एक उसका नाम दिया गया टाइननमेन स्क्वायर स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। इसमें इस तरह की समिट की गई। They identified common interest and were committed to build a relationship that was broadly based and institutionalized। तो उन्होंने एक दूसरे के साथ कमिटमेंट किया कि उनका एक कॉमन इंटरेस्ट होगा जिस पे वो आगे बढ़ेंगे और इसे पूरी तरह से एक लंबी जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी उसके बेस पे चीज़ें तैयार की गई। ये जो सिग्नल था मिलिट्री CBM का और टेंशन रिड्यूस करने का बॉर्डर एरिया पे, वो टिका हुआ था एक adopted in the vast network of cooperative alignment that the Russia and the China built up in numerous areas once they agreed to normalize their relation। जब वो अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए एग्री हो गए एक वास्ट एरिया में, एक बहुत बड़े एरिया पे, तब इस तरह की चीज़ें निकल के डेवलप हुई और एक मिलिट्री के बीच में जो CBM था और जो टेंशन रिडक्शन का मैटर था वो पूरी तरह से फोर्स में आ सका। पॉइंट टू बी नोटेड, कुछ पॉइंट है जिसे हमें नोट करने की जरूरत है। Where our experience with China on CBM and tension reduction along the border differ from the experience of Russia is that तो जो हमारा जो अनुभव है CBM को लेके चाइना के साथ, वो जिसमें टेंशन रिडक्शन की बात की जाती है बॉर्डर एरिया पे, वो बिल्कुल अलग है रसिया के साथ जो चाइना का हुआ था उससे। यानी चाइना का जो CBM है रसिया के साथ वो बिल्कुल अलग है और जो इंडिया का CBM है चाइना के साथ वो बिल्कुल अलग है। इन दोनों को अलग अलग तरीके से देखने की ज़रूरत है। फर्स्ट, the five agreement was signed between 93 or 2030 were not nurtured, developed in an environment of the steady enhancement of the mutual trust and political commitment for building a strong infrastructure of the bilateral relations between the India and China that promoted both bilateral and regional understanding and cooperative endeavors। 1993 से 2013 के बीच में जो एग्रीमेंट किए गए इंडिया और चाइना के बीच में उस तरह से डेवलप नहीं हुई, यानी उस माहौल में डेवलप नहीं हो पाए जिसमें एक ट्रस्ट बन सके और पॉलिटिकल कमिटमेंट हो दोनों तरफ से कि हम एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे दोनों साइड से, और इंडिया और चाइना की जो रिलेशन है बायलैटरल जो रिलेशन है रीजनल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन को लेकर उसे हम आगे बढ़ाएंगे। इस तरह का ट्रस्ट दोनों में डेवलप नहीं हो पाया। सेकेंड, अनलाइक इन द रसिया चाइना केस, no final boundary settlement accompanied the CBM to sustain and strengthen their operations। तो जैसे कि रसिया और चाइना के बीच में हुआ वैसे इंडिया और चाइना के बीच में नहीं हुआ, कोई भी फाइनल बाउंड्री सेटलमेंट नहीं हो पाया दोनों के बीच में ताकि इनके रिलेशन को आगे बढ़ाया जा सके। इवन ए जॉइंट क्लैरिफिकेशन ऑन द LAC रिमेन अनअटेंडेड, यहाँ तक कि दोनों के बीच में एक जॉइंट क्लैरिफिकेशन भी नहीं हो पाया LAC को लेकर, उसे भी अनअटेंडेड छोड़ा गया। थर्ड, चाइना इज द बिगर पावर। China is the bigger power, unlike Soviet Union under the Gorbachev in its dealing with the Beijing has never signaled willingness to make asymmetric and unilateral concessions to India or act in a manner, especially in our neighborhood, that enhance India trust or confidence।
एक बिगर पावर के रूप में, जैसे कि सोवियत यूनियन ने किया था, अपनी तरफ से वन साइडेड अप्रोच दिखाया था और चाइना के साथ अपने रिलेशन को नॉर्मल किया था, वैसा चाइना करता हुआ नहीं दिखा। चाइना उस तरह की विलिंगनेस नहीं दिखाया कि चाइना और इंडिया के रिलेशन नॉर्मल हो सके, जैसा कि रसिया ने दिखाया था। जैसा कि दिखता है कि हमारे और चाइना के बीच में एक लड़ाई का प्रेम है, हम एक दूसरे से लड़ाई करके एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये चीज़ें जो चाइनीज़ स्पीकर हैं उन्होंने बोली थी 2014 में, और एक सिग्नल है कि बीजिंग किस तरह का अप्रोच इंडिया के साथ रखना चाहता है। इट रेंडर्स द फ्यूचर ऑफ आवर रिलेशंस विद चाइना अनसर्टेन एंड प्रॉब्लमेटिक। तो ये जो कंसंट्रेशन से ये दिखाता है कि हमारा जो फ्यूचर रहने वाला है चाइना के साथ, वो एक अनसर्टेन, अनिश्चित रहने वाला और समस्याओं से घिरा हुआ रहेगा। तो हम दोनों का फ्यूचर इस तरह से ही बना रहेगा, क्योंकि जो चाइना की सोच है इंडिया को लेके वो ठीक नहीं है, वो एक लड़ाई का प्रेम बनाए रखना चाहता है, इस वजह से चीज़ें बिगड़ रही हैं। तो इस चीज़ के साथ इस आर्टिकल खत्म किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आर्टिकल में कुछ चीज़ समझा पाया। कल फिर से मिलता है नए आर्टिकल के साथ, तब तक